सबसे पहले कल क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी थी, इसलिए एक मैंने कहा ये वर्ड यूज़ करना शुरू करता है, इससे रोज़ ये लिखा रहेगा तो अच्छा लगेगा बच्चों को। ठीक है, ठीक है। एक तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि संपोषी व्यतिकरण मतलब जबकि कॉस फाई बताया था ना, कॉस फाई इज इक्वल टू 1, जहां पर कि पाथ डिफरेंस कितना आया था, p इज इक्वल टू एन लैम्डा। और तीसरा उसको कहते हैं विनाशी, जो अपन ने -1 से निकाला था उसको कहते हैं विनाशी। उसमें अपन ने p कितना निकाला, 2n-1 लैम्डा बाई 2, जबकि n इज इक्वल टू, और p इज इक्वल टू 2n+1, जबकि n इज इक्वल टू 0.2। ये तीन चीज़ हम लोगों ने ये सीखी थी कल हम लोगों ने। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि यंग ने उस जमाने में कैसे सोचा कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, कि व्यतिकरण भी हो सकता है। प्रकाश तो हमें दिख भी नहीं रहा कि तरंगों में चल रहा है या किस चल रहा है, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा कुछ मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। वो बैठा था गिरजाघर के अंदर, और गिरजाघर की ऊपर वाली जो खिड़की होती है जहाँ घंटी लगी होती है, वहाँ से रोशनी आ रही थी। वहाँ से जब रोशनी आ रही थी तो बीच में कुर्सियाँ रखी हुई थी। तो उसने देखा कि कुर्सी का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बिल्कुल एकदम क्लियर नहीं बन रहा। उसके आसपास कुछ सफ़ेद धारियाँ, कुछ काली धारियाँ, कुछ सफ़ेद धारियाँ दिख रही हैं। तो उसने कहा कि अगर मैं इस कुर्सी की जगह कुछ और रख के देखता हूँ। तो उसने एक सिंगल पट्टा लिया और पट्टे के बीच में एक छेद किया, छोटा छेद किया। छोटा छेद किया तो फिर देखा उसने कि वो पट्टियाँ तो बंद हो गई बननी, और केवल प्रकाश दिखने लगा यहाँ पर। तो उसने कहा इसका मतलब कुछ और भी करना चाहिए पड़ेगा मेरे को। दोबारा क्यों दिख रही थी, कुर्सियों के बीच में डंडियाँ थी। कुर्सी ऐसी हो ना जिसके बीच में, अब तो ये वाली कुर्सियाँ हो गई, पहले ऐसी होती हैं कि दो ये पास पास, स्कूलों में होती है ना आजकल डंडी, ऐसी होती हैं जैसे पास पास डंडे होते हैं। तो उसने उस कुर्सी का उसने सोचा कि कुर्सी की जगह अगर मैं एक तख्ते के अंदर ऐसी स्लिट बना दूं, 2-3, उसने पहले 4-5 स्लिट बनाई। उसने 4-5 स्लिट बनाई तो भी दिखा कि हल्के हल्का तो फर्क दिख रहा था, लेकिन ज़्यादा नहीं दिख रहा था। एक्सपेरिमेंट करते करते वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर मैं उस एक स्लिट के आगे अगर मैं 2 स्लिट रखता हूँ तो मुझे कुछ सफ़ेद फ्रिंजेस दिख रही हैं और कुछ काली फ्रिंज दिख रही हैं। तब उसने सोचा कि इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने वेव की थ्योरी निकाली थी, लाइट को मैंने जो वेव कहा था, इसका मतलब काफ़ी कुछ ठीक है, क्योंकि वेव होगी तभी ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हम केवल किरण मान के चलेंगे तो हमेशा वो सीधे दिशा में चलेगी, और सीधे दिशा में चलेगी तो आप बल्ब लगा रखा है आपने तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों बल्ब का जब प्रकाश पड़ता है कहीं पर तो वो तो आपको एक सा प्रकाश दिखता है, कभी भी उस पर लाइनें थोड़ी बनी हुई दिखती हैं कभी भी। तो उसके मन में इस प्रश्नों का सबका उत्तर खोजना जरूरी था। उसने जब बहुत साल, करीब करीब 4 साल इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करता रहा, तो उसने पाया कि कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिनके कारण कि हमको फ्रिंजेस दिखेंगी। ठीक है, फ्रिंज को हिंदी में क्या कहते हैं, वैसे किताब में फ्रिंज ही लिख रखा है, एनसीईआरटी बुक में भी फ्रिंज ही लिखा हुआ है इसका। तो उसने कहा कि सबसे पहले ये जानना चाहा कि ऐसा कौन सा स्रोत हो सकता है प्रकाश का जिसके कारण कि हमें दिखे इस तरह की फ्रिंजेस, क्योंकि सूरज का प्रकाश था, अब सूरज का प्रकाश तो यहाँ बन नहीं सकता। और उसको ये भी पता चल गया था कि कोई भी अगर पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ है, ये मान लीजिए ये एक बड़ा सा बल्ब है, अब इसके अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ है, इस फिलामेंट के अंदर जब प्रकाश निकल रहा है तो उसमें
ऐसा तो हो नहीं रहा कि किसी एक बिंदु पर निकल रहा हो प्रकाश, और प्रकाश बहुत सारे बिंदुओं से निकल रहा है, जितना बड़ा फिलामेंट है उन सब जगह से प्रकाश निकल निकल के बाहर आ रहा है। जबकि प्रकाश कब निकलता है परमाणु में? जबकि कोई इलेक्ट्रॉन, कक्षा तो होती नहीं, मैंने आपको पहले बताया था, कुछ कक्षा नहीं होती। मैंने आपको बता दिया था पहले कि कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं काट रहा होता। ये मैंने पहले दिन जब शुरू की थी क्लास आपको बताया था, उसी चीज़ का रिवाइज कर रहा हूँ कि कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं काटता है। ये तो अपने मन में क्लियर रखना। तो उसने देखा कि कभी भी जब हमारे ऊर्जा पैदा होती है यानी प्रकाश होता है, तो ऊंचे घर से यानी कि ऊंचे कमरे से, घर के अंदर सबसे ऊंचा जो कमरा है जिसमें वो रह रहा है, उससे उसको नीचे वाले कमरे में आना पड़ेगा, ड्राइंग रूम में, जहाँ पे लोगों का स्वागत करता है। और अगर जैसे ही ऐसे इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो उससे ऊर्जा पैदा होती है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी, उसको यूँ निकाल के देखो कि अगर हम किसी सीढ़ी से नीचे उतर के आ रहे हैं तो अपने को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, और इसका मतलब जो हमें एनर्जी जो थी हमारी खर्च नहीं हो रही, बेसिकली हम नीचे आ रहे हैं तो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ थी, उससे हम पोटेंशियल एनर्जी कम करते चले जा रहे हैं। तो ये जो एनर्जी जो कम हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश के रूप में परमाणु देता है। इसका मतलब हो कि हर परमाणु जिसके अंदर की इलेक्ट्रॉन नीचे वाले घर में आ रहा है, वो प्रकाश को पैदा कर रहा है। अब यहाँ पर तो हजारों परमाणु हैं, हजारों लाखों करोड़ों परमाणु हैं। अब हर जो भी परमाणु है वो अपनी लाइट उसमें निकाल रहा है। जिसने मान लो 2 उसके इलेक्ट्रॉन थे, उसके नीचे वाले उसमें गिर गए, वो तो बंद हो जाएगा। अब दूसरा, अब 1 करोड़ में से 1 कम हो गया। अब वो 1 करोड़ में से, पता है 1 करोड़ नंबर कम बता रहा हूँ तो और भी ज्यादा होता है, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रकाश की एक तरंग निकालेगा। लगातार इतने सारे हैं, अभी इसने निकाला, फिर उसने निकाला, कुछ पता भी नहीं हमको कौन सा निकालेगा, ये बिल्कुल नहीं पता। ये उसी तरह से नहीं पता जिस प्रकार की हमको ये नहीं पता होता है कि कोई भी नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रह रहा है वो कहाँ पर है। अब पता था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है कि हाँ, अनसर्टेनिटी, बिल्कुल नहीं हमको पता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहाँ होता है, ये अभी तक कोई नहीं पता लगा पाया। अंदाज है कि इन घरों में रहता है, उस घर के अंदर अपने कमरे में जा सकता है, बाथरूम में जा सकता है, पूजा घर में जा सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन हर परमाणु जिसके अंदर भी ऊर्जा के एक स्तर से नीचे वाले ऊर्जा के स्तर में आ रही है, इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, तो उसमें प्रकाश पैदा होता है। कहने का अर्थ ये कि अगर हम इस बल्ब को जलाते हैं तो हजारों लाखों उसके अंदर परमाणुओं का द्वारा नीचे जाने के कारण प्रकाश निकल रहा है। जब हजारों लाखों निकल रहे हैं तो पहला वाला और दूसरे वाला या चौथा वाला कौन सा है, इसका हमें कुछ नहीं पता चलता। इसका मतलब उनका जो फेज है यानी कि कला संबद्धता है, ये हम कुछ नहीं पता लगा सकते, क्योंकि अभी एक निकला, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा निकल गया, तो हमको यही नहीं पता रहेगा इस पूरे सर्किल के अंदर। अगर हम जब एक सर्किल जो हमेशा यूज करते रहते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन मान लो यहां निकला, इस जगह से फेज अंतर था, फिर दूसरा पता नहीं आया तो उसको पहले वाले इतना ही फेज अंतर था, फिर तीसरा आया यहां था, किसी का यहां पे फेज अंतर था नेगेटिव। इसका मतलब हमें यह बिल्कुल नहीं पता कि ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर प्रकाश को दे रहे हैं। बस ये हमें पता है कि हर जब भी हो रहा है ऐसे नीचे जा रहा है तो एक तरंग निकल रही है और जिसके कारण कि प्रकाश बन रहा है। इस मुद्दे पर वो पहुंचा तो उसने देखा कि इसका मतलब ऐसा कैसे करें कि कला संबद्धता हो जाए। क्यों कला संबद्धता क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि हमने कहा है कि ये जब f कांस्टेंट रहता है, जब f की कोई वैल्यू रहती है, यानी कि चाहे f1 रहे, f नहीं 5, जब 5 1 रहे या 5 2 रहे या 5 3 रहे, ऐसे कैसे कर सकते हैं कि 2 तरंगे चल रही हैं और जिसका 5 हम आपस में कनेक्ट कर दें। तो उसने देखा कि प्रकाश में तो हो नहीं सकता ऐसे, एक कोई बल्ब डाल लिया, 4-5 बल्ब लगा के देखे कि नहीं हो रहा। तब उसने सोचा कि अगर ऐसा करें कि एक ही स्रोत के प्रकाश को 2 भागों में बांट दें। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए यहां पर आपका प्रकाश है, राइट, उसने कहा कि अगर हम इसके आगे एक बहुत बड़ा गत्ते का डिब्बा लगाते हैं, तख्ता लगाते हैं, और उसमें से हम एक इसको इसमें से गुजारें किरण तरंग, और एक इसमें से तरंग गुजारें,
तो अब दोनों के बीच में, क्योंकि इसी से पैदा हो रहा है, एक ही स्रोत से पैदा हो रहा है, यानी अब जो दो तरंगे यहां पे पहुंच रही हैं उनके बीच में फाई को वो संबद्ध किया जा सकता है, क्योंकि असंख्य थे, उनको तो हम कर नहीं सकते। इसलिए उसने क्या किया कि एक ही स्रोत का लिया, इस स्रोत से जो निकल रही हैं, यानी कि छोटा सा कोई स्रोत। अब इस छोटे हुए स्रोत की जगह उसने कहा यार ये लाइट से तो प्रॉब्लम आ रही है वापस, क्योंकि फिर वही बहुत सारे, कुछ तो कम करने की कोशिश की लेकिन फिर बहुत सारे निकलने लगे, परमाणु तो निकल ही रहे हैं हमेशा। तो उसने कहा इस परमाणु को भी हम कैसे कम कर सकते हैं। तो उसने यहां पर एक सिगरेट लगाई और यहां मोमबत्ती को जलाया। अब क्या हुआ कि यहां पर जो भी तरंग पहुंची है, यहां तरंग पहुंचने पे क्या हो रहा है, इसको देखें जरा, इसको बड़ा करके देखते हैं। यहां पे तरंग पहुंची, अब इस पॉइंट पर भी तरंग बनेगी, इस पॉइंट पे भी तरंग बनेगी, यहां पर पॉइंट है इस पे भी तरंग बनेगी छोटी वाली, फिर छोटी वाली से बनेगी और ये तरंगाग्र बन जाएगा। ये अपन सीख ही चुके हैं। तब इसने देखा कि ये बहुत अच्छी बात है कि यहां से अगर हम एक ही प्रकाश के इसको लें तो हम दोनों की संबद्धता फेज की कर सकते हैं, और इसको कहते हैं कला संबद्धता, कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत का क्या मतलब हुआ कि दोनों में या तो कला का अंतर बिल्कुल नहीं है, या तो कला का अंतर बिल्कुल जीरो है, और अगर है, मान लीजिए वो फाई है या फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4 कुछ भी है, लेकिन वो हमेशा इन दोनों के बीच में, इन दोनों तरंगों के बीच में वो समान रहता है, अंतर चेंज नहीं होता। यानी कि फाई की वैल्यू हम 1 लें या फाई की वैल्यू 2 लें या फाई की वैल्यू 3 लें, यानी कॉस फाई की कॉस इस तरह की लेते चले जाएं, तो इसका मतलब हुआ कि वो दोनों हमेशा संबंध चलेंगे, संबद्ध। और वो अगर संबद्ध चलेंगे तो ही हमारे को कुछ दिख रहा है फ्रिंजेस के रूप में दीवार पर। उसने इस बात को निकाला, और जब फाइनल रूप में जो उसका एक्सपेरिमेंट आया वो क्या था, उसने क्या किया कि इसमें यहां पर एक छिद्र बनाया या एक स्लिट बनाई, ठीक है, एक स्लिट बनाई जिसमें से कि वो, उसने कहा मैं इसके अंदर से प्रकाश को गुजारूंगा। और उसने यहां पर 2 स्लिट बनाई जिससे कि 2 कला संबद्ध तरंगों को वो पकड़ सके। ठीक है, इसका मतलब प्रकाश यहां से निकला और ये यहां पहुंचा, यानी कि इस तरह से खड़े हुए हैं यूं, और यहां पे इधर लाइट है, इधर से एक एक यहां बना दी स्लिट, यहां पे 2 स्लिट और यहां पे पर्दा। इस पर्दे पे उसने क्या किया कि पर्दे व दोनों स्लिट्स, यानी कि इसको कहते हैं S1 S2 और इसको कह देते हैं स्लिट S1, पर्दे व S1 S2 की दूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दूरी उसने रखी 2 मीटर। S1 की चौड़ाई उसने रखी 1 मिलीमीटर। S1 व S2 की चौड़ाई उसने कर दी 0.3 mm। और इस A से और B की दूरी, A से B की दूरी रखी उसने
ये सब चीज़ें निकालने में उसको 4 साल लगे थे, ध्यान रखना। ए से बी की दूरी 10 सेंटीमीटर, और S1 और S2 के बीच में दूरी 2 मिलीमीटर। जब उसने ये किया तो स्क्रीन पे उसको इस तरह की फ्रिंजेस दिखी, डार्क देन वाइट, फिर डार्क, फिर वाइट, इस तरह से उसको यहां पर फ्रिंजेस दिखी। उसने देखा कि अचानक से क्या हुआ कि जब प्रकाश आ रहा था और प्रकाश के अंदर हमको जो फ्रिंज दिख रही है, वहाँ पे एक काली फ्रिंज है, उसके बाद एक सफ़ेद, फिर एक काली, फिर प्रकाश, फिर काली, फिर एक ब्राइट, फिर काली, फिर ब्राइट। ऐसा कैसे हो गया? जो हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था कि किस प्रकार आई उसका जीरो हो जाता है, वो भी प्रूव करेंगे अपन कैसे होगा। तो उसने देखा कि इस तरह की फ्रिंजेस बन जाती हैं यहाँ पर, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया कि ये फ्रिंजेस जो हैं इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो दिखता नहीं है वर्ल्ड में। ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे लग रहा है ये फ्रिंजेस दिख गई, लेकिन ऐसा कौन सा फिनोमिना हो रहा है यहाँ पर पृथ्वी पर जिसको हम ये कह सकें कि इसके अंदर फ्रिंज बन रही हैं? कोई बता सकता है? जरूरी नहीं काली सफेद की बताओ, आप रंग बिरंगी फ्रिंजेस की बात भी कर सकते हो। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हाँ बताओ बेटा। नहीं, ब्लेड वाला बेटा वो डिफ्रैक्शन होता है बेटा। सबसे सीधा सा और सरल उदाहरण जो कि आप लोगों को हमेशा समझ में आसानी से आ सकता है, जब हम साबुन हाथ में धो रहे होते हैं और उसका बबूला बन जाता है ना, तो वो रंग बिरंगा दिखता है, ऊपर से हल्का दिखता है ना, जो अपन घर के अंदर साबुन से कर रहे होते हैं। या हमने कभी सर्फ घोला, सर्फ घोलते घोलते ऊपर वाले बबूले रह जाते हैं, वो हल्के हल्के हमको रंगीन दिखते हैं रंगीन दिखते हैं। तो उन का कारण ये है कि वो व्यतिकरण हो रहा है। अभी क्यों इनको कनेक्ट कैसे करेंगे, ये अभी अपन करके देखते हैं कैसे करें। है बेटा? कौन सा? सीडी भी हो सकती है। सीडी होती है रंग दिखती है ना अपने को। जब अपन सीडी को, उसमें क्या हो रहा है, सीडी में जो तरंगे निकल रही हैं आपस में, तो उसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं सफेद बन रहा है और उसका रंग बन रही है। बता बेटा। बिल्कुल हो सकता है। कोई भी थिन फिल्म, कोई भी बहुत पतली फिल्म होगी, या कोई बहुत ही पतला स्लाइड होती है, इसमें खून के सैंपल लेके उस पर लगा के रखते हैं, उनमें भी दिखता है। आपको दिखता है उसके अंदर, आप उसको देखें तो आपको दिखेगा ये। तो ये सारा का सारा इंटरफेरेंस के कारण होता है, यानी कि व्यतिकरण के कारण होता है। अब जब उसने देखा कि ये वाली होती है, तो इसकी अब थ्योरी क्या है, इसको थ्योरी को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब इसको अगर हम ऊपर से काट दें हॉरिजॉन्टल यूं, तो ये कैसे दिखेगा? यहां दिखेगा एक स्लिट, ठीक है। उसकी थोड़ी दूर पे हमको दिखेंगी 2 स्लिट, ऊपर से काट रहे हैं ना हम। अगर हमने इसको ऊपर से काट देंगे तो 2 स्लिट दिखेंगी। अगर ये यूं रखा हुआ है, यहां पर एक स्लिट है और यहां एक स्लिट है, ऊपर से काटेंगे तो केवल 2 उनके वो कटे हुए हिस्से दिखेंगे, 2, पूरी स्लिट नहीं दिखेगी, ऊपर कटे हुए हिस्से दिखेंगे। यानी कि अगर इसके अंदर एक स्लिट यूं है और एक स्लिट यूं है, तो ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा यहाँ पे? ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये रखा हुआ है ना, जो हमें दूरी अपने ज्यादा दिखाई है, लेकिन ये दिख रहा है हमको ऊपर। और तीसरा हमारा पर्दा, जिस पर कि अब उसने इसको कैसे समझाया, यह है इंपॉर्टेंट बात। उसने कैसे समझाया कि हो क्या रहा है। उसने पहले कोशिश करी कि भाई हम इसको सीधी रेखाओं में समझा पाएं, तो कुछ समझ में आया नहीं। अगर सीधी रेखा यहाँ चली गई, एक यहाँ चली गई, कुछ का फर्क नहीं पता चला। उसने कहा केवल इसको तरंग की ही हम थ्योरी से इसको समझा सकते हैं। अर्थात हम लोग ये जानते हैं कि जैसे ही यहाँ से तरंगाग्र चल रहे थे, जब ये यहाँ पहुंचेंगे इस जगह,
तो यहाँ पे भी प्रत्येक बिंदु छोटी सी तरंग बनाएगा गोल, ये तो हम सीख चुके हैं बार बार। तो यहाँ पर उसने बनाया, इसी प्रकार इधर बनेगा, फिर गर्त, फिर श्रृंग, फिर गर्त, इसी प्रकार इसका केवल अपन श्रृंग और गर्त बनाते जा रहे हैं। कुछ भी 3-4 बना लो, इससे समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है। अपन सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं पता चल जाएगा आपको। इस तरह से एक श्रृंग और ग्रथ बनते जा रहे हैं। उसने कहा कि इस तरह से हो रहा है और ये आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। अब ये बताओ, कोई बच्चा, अपने 2 दिन से अपन बात कर रहे हैं जिस चीज़ की, कि यहाँ पर किस स्थिति में हमको प्रकाश दिखेगा और किस स्थिति में अंधेरा दिखेगा। याद करो, अपन ने जब ये बेसिक चीज़ तो सीख ही रखी है कि दो, अगर मान लीजिए एक ऐसी तरंग है, एक ऐसी तरंग है, एक ऐसी तरंग है, तो बहुत ब्राइट होकर दूसरी दिखेगी, ये सीख चुके हैं ना अपन। और मान लीजिए दोनों अलग अलग हो तो वो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब जहां 2 श्रृंग मिल रहे हैं, यहां देखो 2 श्रृंग मिल रहे हैं, तो वहां पर प्रकाश है। यानी कि जहां 2 श्रृंग कट रहे हैं, ये बिंदु एक, दोनों श्रृंग कट रहे हैं, यहां दोनों श्रृंग कट रहे हैं, यहां दोनों श्रृंग कट रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये दोनों श्रृंग हैं। तो इसका मतलब जहां श्रृंग कट के अगर सीधी रेखा खींची जाएगी तो वहां पर क्या दिखेंगे, प्रकाश दिखेगा। यानी एक तो लाइन ये दिख रही है सीधी, एक दूसरी अगर हम यहां से देखना शुरू करें तो ये दिखेगी, ठीक है। इसी प्रकार इसको अगर हम देखें, श्रृंग और गर्त कहां मिल रहे हैं, यहां पे मिल रहे हैं, श्रृंग और गर्त। अपनी कॉपी में ध्यान से देखो कैसे बन रहे हैं ये। तो इसका मतलब हुआ इस जगहों पर तो हमको क्या दिखेगा, प्रकाश। और जहां एक श्रृंग और एक गर्त मिल रहा है तो वहां पर क्या होगा, अंधेरा। इसका मतलब जहां जहां श्रृंग और गर्त मिल रहे हैं वो अंधेरा है। श्रृंग और गर्त, श्रृंग और गर्त, श्रृंग और गर्त, ये बिल्कुल आपको अपनी कॉपी बनाएंगे, बिल्कुल सही से नजर आएगा आपको ये। हाँ बताता हूँ ना, रियल में कैसा दिखेगा, दिखा दिखा दिखा, अभी वही बना देता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ। रियल में कैसा दिख रहा है देखो, जहां प्रकाश आ रहा है वहां दिख रहा है इस तरीके का, जहां अंधेरा आ रहा है फिर उसके बाद प्रकाश आ रहा है और फिर अंधेरा। ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर यहां क्या हो रहा है, अगर हम इसको अपने वाले सिद्धांत को लगा के देखें तो एक किरण, ठीक है, और दूसरी भी यहीं पर, तो इसका क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा ये। यानी जहां प्रकाश है वहां पर ये हो रहा है, ठीक है। ये बात अच्छी से समझ में आई या नहीं आई? रियल में एक सफेद पट्टी, एक काली पट्टी, एक सफेद पट्टी, एक काली पट्टी। हाँ बोलो बोलो बच्चे। रियल लाइफ में क्यों नहीं दिखता? अब सबसे बड़ी बात है कि रियल लाइफ में जो बल्ब जलाते हैं तो क्यों नहीं दिखता हमको ऐसा? बताओ, कोई बच्चा बता सकता है कि अगर रियल लाइफ में जब इतने लाइट जली हुई है, बल्ब जले हुए हैं, फिर इसमें क्यों नहीं दिखती ऐसी वाली किरणें? एक वर्णीय प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश का एक वर्णीय होना आवश्यक है, और साथ ही साथ
उन कला संबद्धता होनी आवश्यक है। यानी क्या हमारी दो आवश्यक हो गई, एक तो हो गया कला संबद्धता, और दूसरा समान वर्णीय। समान वर्णीय का मतलब क्या होता है, जैसे एक उदाहरण बताओ, समान वर्णीय का कोई उदाहरण बता सकता है? या तो श्वेत प्रकाश, श्वेत है ना, या सोडियम का पीला प्रकाश, सोडियम लैंप। अपन ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में इसलिए सोडियम लैंप यूज करते हैं क्योंकि वो एक वर्णीय होता है, एक ही कलर का। यानी कि उसका क्या मतलब हुआ एक वर्णीय, मतलब एक ही तरंग दैर्ध्य होता है, उस प्रकाश के प्रत्येक बिंदु में एक ही तरंग दैर्ध्य होता है। लेकिन जो प्रकाश हम देख रहे हैं इसमें तो हर अलग अलग तरंग दैर्ध्य है, लाल रंग का अलग है, ब्लू रंग का अलग है। पता है ना अपने को कि वॉयलेट का सबसे कम होता है और आर का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम उसको उसके अंदर नहीं दिख रहा। इसलिए जब ये इतने सारे हो जाते हैं तब आपको वो प्रकाश नहीं दिखेगा, अलग अलग इस प्रकार की फ्रिंजेस नहीं दिखेंगी। ये फ्रिंजेस जब दिख सकती हैं जबकि कला संबद्ध हो और समान वर्णीय हो, क्योंकि जैसे समान वर्णीय नहीं होंगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा अलग 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 खूब सारे रंग की निकल रही होंगी, तो कहीं पे जब सब गिरेंगी जाके यहाँ पर तो यही प्रकाश जो यहाँ दिख रहा है वो वहां पे दिखने लग जाएगा। सर फिर वो सर लाइट आती है जिसमें खूब सारे कलर जलते रहते हैं, फिर उसमें क्या होता है सर? हाँ, अब जैसे अपन वो दिखाते हैं कि जो अब डिस्को डांसर, वो जो डिस्को डांस वाले आते हैं ना करने, हाँ वही दिखाते हैं ना। अब उसके अंदर अलग अलग लाइट निकल रही है, ठीक है, तो वह तो वैसे भी कला संबद्ध नहीं हो सकती क्योंकि वो लाइट उनको हम रोक रोक के निकाल रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, उनकी कला संबद्धता तो हम अपने आप ही खत्म कर रहे हैं। इसलिए वो लाइट जब वहां जाके पड़ रही है, प्रकाश की पड़ रही है, तो लाल रंग की लाल रंग दिख रही है। अब लाल रंग की लाइट लाल रंग की क्यों दिखती है? लाल रंग की लाइट लाल रंग की क्यों दिखती है? इसका मतलब ये हुआ, नहीं आप काफी सही आंसर, आपका मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आंसर से बहुत दूर हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश का जो अलग अलग भाग हैं 7, उन 7 भागों को हमने उस बल्ब के द्वारा उस पर्टिकुलर जो रंग है, कोई भी चाहे लाल है चाहे नीला है चाहे, वहां पे हमने ये कर दिया कि उस तरंग दैर्ध्य की किरणें उसमें तरंगें उसमें से ज्यादा निकल रही हैं। हमने नीला बल्ब को क्यों कहते हैं? नीला बल्ब का मतलब हुआ कि नीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य है, नीले रंग की वेव का जो तरंग दैर्ध्य है, उस तरंग दैर्ध्य की तरंगें वहां से निकल रही हैं, इसलिए वहां पर वो नीला प्रकाश दिख रहा है। और मान लीजिए इस वाले केस में अगर आप देखो जो आपने बात कही है उसको यहां पे भी देखते हैं, यहां क्या होगा। अगर हमने सफेद प्रकाश लिया, जैसे ये प्रकाश है, इसको सफेद के काफी करीब मान सकते हैं, मान लो हमने एक सफेद प्रकाश लिया। अब सफेद प्रकाश क्या करेगा? अगर हमने सफेद प्रकाश को इस तरह से यहां पर एक्सपेरिमेंट में रख लिया और उनको कला संबद्ध कर दिया, 2 सफेद प्रकाश को, और ये अपने को पता है कि ये सफेद प्रकाश 7 कलरों से मिला हुआ बना है, तो जब ये यहां पर देखेंगे हम, यानी जब श्रृंग उसके जुड़ रहे होंगे, तो वो बीच में तो यहां पर दिखेगा व्हाइट, सफेद, इस जगह तो दिखेगा सफेद, क्योंकि सारे के सारे मिलेंगे, श्रृंग से श्रृंग, श्रृंग से श्रृंग, इसका मतलब आपस में मिलेंगे सारे के सारे, तो वो एक ही जगह बन रहा होगा सबका प्रतिबिंब, और श्रृंग 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 मिल रहे हैं, तो यहां पे तो दिखेगा सफेद। और उसके पास पहली वाली कौन सी दिखेगी, आपको बता सकता है बच्चा? कैसे बताया? वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी है आपको पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम 5 या 6 बार आ चुका है कि अगर कभी सफेद प्रकाश का स्रोत यूज किया जाए तो यहां पर किस तरह की फ्रिंजेस बनेंगी। तो एग्जैक्टली ऐसी बनेंगी, पहली वाली सफेद फ्रिंज होगी, उसके पास वॉयलेट, और यहां पर होते होते यहां रेड होगी। इसका मतलब हमेशा सफेद और काली नहीं बनेंगी, लेकिन अगर हम सफेद प्रकाश यूज करेंगे और इस तरह के एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे तो पहली वाली किरण, क्योंकि सारे मिल जाएंगे वहां पर श्रृंग सबके, तो वहां पर पहले तो वो दिखेगी हमको सफेद, उसके बाद में जैसे जैसे उसका फेज डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा वो वायलेट, ग्रीन और रेड तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया, समझ में चल सकते हैं हम आगे थ्योरी पे। इसकी थ्योरी 5 मिनट की है, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
आज 10-15 मिनट एक्स्ट्रा मन में बैठ के करना, जिससे कि अपन 10-15 मिनट एक्स्ट्रा बैठ जाएं। ये मानसिक रूप से बना के रखना, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा बैठने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसी चित्र को देखें, अपनी कॉपी में इस चित्र को जरूर बना लेना, क्योंकि ये चित्र जो है हमेशा काम आएगा। हमने इसी को बना रहे हैं, लेकिन अब इसको हम समझने के लिए बना रहे हैं कि ये कैसे सफ़ेद प्रकाश की अलग अलग रंग की दिखने लग गई और नॉर्मल प्रकाश की कैसे एक काली और एक सफ़ेद दिखेगी। अब इस चीज़ को हम समझना चाहते हैं। ये बहुत इजीली आप उसी कल जो हमने फार्मूला सीखा है उसी से आप आराम से कर सकते हैं इसको। मान लीजिए हमने ये स्रोत की यहाँ पर वो है और इनकी आपस में दूरी है d, ये हो गया d/2 और ये भी हो गया d/2। इन दोनों के बीच की दूरी है मान लीजिए d, कैपिटल D। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिफ्रैक्शन इसी के ऊपर आधारित है, पोलराइजेशन भी इसी के ऊपर आधारित है। अब हमने कहा कि एक तरंग यहाँ से चली और वो यहाँ पहुँची, एक तरंग यहाँ से चली और यहाँ पहुँची। मान लो ये मध्य बिंदु से x दूरी पर है, ठीक है। अब यहां से जो निकली, जो कि कला संबद्ध है, वो भी वहां पे पहुंचेगी, ठीक है। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि कितनी दूर पर तो अंधेरी वाली डार्क फ्रिंज दिखेगी और कितनी दूरी पर ब्राइट फ्रिंज दिखेगी, चमकदार फ्रिंज दिखेगी। ये हमको पता लगाना है। इसके लिए एक सीधा सा सिद्धांत होता है, बहुत सिंपल। अगेन ये आपको पूरा चैप्टर किताब में नहीं है, ये ध्यान रखना इस तरीके से। इसलिए बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि किताब को नहीं पढ़ के आप केवल नोट्स पढ़ना है इसके, उससे किताब से जरूर कंफ्यूज हो जाओगे और फिर बहुत दिक्कत आएगी। तो हम इसको अगर एक बार जो फ्रिंज बन रही थी उसके हिसाब से देखें एक बार। मान लीजिए ये आपको इस तरह की फ्रिंजेस की इंटेंसिटी है, ये फ्रिंजेस नहीं है, ये फ्रिंजेस की तीव्रता है। ये तीव्रता दिख रही है, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है, सबसे जो हमको सीखना है इसके अंदर, कि हमको हमेशा पथ अंतर निकालना है। किसी भी ऐसे क्वेश्चन में हमको पथ अंतर निकालना है। और एक चीज़ और याद रखो, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन आया है वो, कभी हो सकता है अटक जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए उसका आंसर। क्योंकि हम लोग जनरली क्या देखते हैं, यहाँ पे हमने फ्रिंज देखा, सीधी 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 सीधी। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि इन फ्रिंजेस की शेप क्या होती है असली में। असली में इसकी शेप जो होती है उसका प्रूफ अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रूफ बहुत लंबा है और इस क्लास के लिए नहीं है। बीएससी एमएससी में उसका प्रूफ सिखाया जाता है। लेकिन अपने को याद होना चाहिए कि ये फ्रिंज की शेप की क्या होती है, सीधी रेखाएं होती हैं या कुछ और होता है। तो इसको एक बार जस्ट देख लो यहाँ पर, केवल याद रखने के लिए कि एग्जाम में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ ले कोई, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो फ्रिंजेस होती हैं ये बीच के वाले हिस्से में तो सीधी होती हैं
लेकिन जैसे जैसे हम इसके दूर बढ़ते जाते हैं तो मध्य के पोर्शन में तो हमेशा सीधी होंगी और ये हाइपरबोला पढ़ा है आप लोगों ने। इसको आपको अभी कोई इसका डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि तरंगे जब आती हैं तो जो हमारे यहाँ पे फ्रिंजेस बनती हैं बीच वाले पोर्शन में तो सीधी दिखती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बीच के पोर्शन से दूर जाते जाएंगे वो हाइपरबोलिक शेप लेती जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। तो दिक्कत बेटा, अब हमको निकालना है पथ अंतर, क्योंकि हमने देखा कि अगर संपोषी व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण का मतलब होगा ब्राइट, और विनाशी व्यतिकरण का मतलब डार्क। ब्राइट मीन्स चमकदार, और विनाशी व्यतिकरण का मतलब अंधेरा। और हम कल निकाल चुके थे कि अंधेरा पे बिल्कुल उसकी इंटेंसिटी जीरो होती है, तीव्रता जीरो होती है, कल हमने निकाल के देखा था। और जो संपोषी है उसके अंदर 4i, याद है अपने 4 निकाला, 4 गुना होती है, 4 गुना होती है। तो ये दो चीजें हमको पता है। अब देखो कितना इसको सरल है। यहां पर हम पथ अंतर निकालना चाहते हैं। मान लीजिए ये a है, ये b है, ये c, ये इसको d मान, इसको d नहीं मानते, x मान लेते हैं, x मान लें, y मान लें, और इसको o मान लें। ठीक है। अब आप ये देखो कि इन दोनों, ये जो यहां ध्यान से देख लो बेटा इसको लिखने की जगह, कि यहां से जो एक तरंग निकली और एक यहां से तरंग निकली, इन दोनों में पथ अंतर क्या होगा? पथ अंतर का मतलब किस तरंग द्वारा कितनी दूरी तय की जा रही है। पथ अंतर का मतलब होता है, पथ का मतलब होता है कि उस तरंग ने कितनी दूरी नापी वहां तक पहुंचने के लिए। इस वाली तरंग ने जो यहां से चली थी उसको इतनी दूरी नापनी पड़ी यहां पहुंचने के लिए, जबकि इस वाली तरंग को इतनी दूरी नापनी पड़ी, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास पथ अंतर क्या होगा यहां पर? BC माइनस, कितनी सीधी बात है। अब हमें पता चल जाए कि अगर ये BC और AC का क्या मान है, तो इसको अगर हम n लैम्डा के बराबर रखेंगे तो वहां पर तो ब्राइट दिखेगी, और अगर 2n+1 और 2n-1 की जगह दिखेंगे तो वहां पे वो डार्क दिखेगी। इतना सिंपल इसका याद करने का तरीका है। अब बच्चे, कौन बच्चा इसमें से बताएगा कि BC और AC की वैल्यू निकालने के लिए, जो नीचे दिखेगा नहीं, अपन इधर आ जाते हैं, तो अपन ये देखें कि AC स्क्वायर क्या है। AC स्क्वायर ये है, ये वाला तरबूज अगर देखें, यानी कि XC स्क्वायर प्लस AX स्क्वायर। ठीक है। XC को क्या लिख सकते हैं? X माइनस D/2 लिख सकते हैं। कोई भी बच्चे को थोड़ा भी कंफ्यूजन है बता देना भैया। प्लस AX क्या है? D स्क्वायर। ठीक है। और हम देखें उसको BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर क्या है? हाँ बच्चे देखो, हम कह रहे हैं इस वाले, ये त्रिभुज देखो, त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ACX, त्रिभुज ACX। उसमें हमने कौन सी थ्योरम लगाई? पाइथागोरस थ्योरम, जिसके हिसाब से कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमने यही लिखा है यहाँ पे, ये कर्ण है, AC का स्क्वायर XC स्क्वायर प्लस AX स्क्वायर, और BC का स्क्वायर निकालना है।
तो क्या हुआ, क्या बेटे, सॉरी, ये वाली चीज, अच्छा। अब देखो ये d/2 है, ये d/2 है, ये दूरी, और अपने को निकालनी है ये दूरी। तो यहाँ पे देखो जरा, सी एक्स को कैसे लिख सकते हो, सी एक्स इज इक्वल टू, ये अगर मान लीजिए वाई, ये मान लो कुछ भी इसका दे देते हैं, एन दे देते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। अगर हमने इसको एन दिया तो क्या होगा, सी एक्स क्या होगा, सी एक्स इज इक्वल टू सी एन माइनस एक्स एन, ठीक है। यानी कि सी एन में से, इस वाले में से ये घटा दो, ठीक है बेटा। तो ये दूरी कितनी है, x, ठीक है बेटा, ये तो x है नहीं है, और इसमें से हमको घटाना है ये वाली दूरी xn, xn, xn क्या है, d/2, यानी कि दोनों स्लिट के बीच की दूरी का आधा। तो इसमें से हम अगर हम घटा दें तो ये आ जाएगा d/2, ठीक है बच्चे। अब इसको अगर हम देखें BC स्क्वायर निकालें तो यहां पर CY स्क्वायर, CY स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर। अब CY स्क्वायर क्या हुआ, x प्लस d/2 का स्क्वायर, बहुत सिंपल है ये, x प्लस d/2 का स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर, ये BY स्क्वायर क्या हुआ, d स्क्वायर। अब आपने ये मुझसे क्यों नहीं पूछा कि AC स्क्वायर और BC स्क्वायर क्यों निकालने पड़ रहे हैं, अपने को BC माइनस AC चाहिए। तो हमें ये पता है कि BC माइनस AC को अगर हम देखें दूसरे रूप में, अगर यहाँ पे देखें BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर क्या होता है, यानी कि BC प्लस AC और BC माइनस AC। और हमें पता है कि पथ अंतर क्या होता है, BC माइनस AC। तो हमें अगर ये पता चल जाए और ये पता चल जाए तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं। अब देखो जरा, BC स्क्वायर माइनस क्या होगा, आप इसको बताओ जरा, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर क्या होगा, 2D स्क्वायर कैसे होगा, ये तो माइनस है बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स डी, ठीक है। ये तो हो गया BC स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो ये हो गया, ऊपर वाले का लिखा हमने केवल खोल के। अब नीचे वाले को खोल के लिखो, इसके अंदर प्लस ये कर देते हैं माइनस, अब माइनस क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी प्लस ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यहाँ कर देते हैं, एक ही बात है इसका, तो मतलब इस पर ऐसा करो इसको करो, एक ही बात हो गई, क्योंकि वो माइनस आ जाएगा ना, फिर माइनस आएगा प्लस कर देंगे, ठीक है। कोई अब बताओ, कोई की दिक्कत हो, किसी को गलत दिख रहा हो, कुछ भी गलती। अब इन दोनों घटा दिया तो क्या आएगा, तो ये तो इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये क्या आएगा माइनस 2xd। तो यानी जैसे बच्चे ने बोला, अगर हम इसको लिखना चाहें BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर क्या होगा, इसलिए BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2xd, ठीक है बच्चे, ओके। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई जी, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से अपन ने किया है। अब हम ये देखें यहाँ पर कि BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2xd हो गया, इसका मतलब ये हो गया 2xd,
ठीक है, ये 2xd हो गया। अब हमें निकालना है BC माइनस AC, तो क्या लिख सकते हैं, BC माइनस AC इज इक्वल टू 2xd अपॉन BC प्लस AC। ठीक है, ये किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो भैया, किसी भी बच्चे को नहीं आया हो तो। अपन ने लिखा कि BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2xd। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं BC प्लस AC इंटू BC माइनस AC। और हमें निकालना क्या है, BC माइनस AC। तो यहाँ देखो जरा, BC माइनस AC क्या होगा, 2xd BC प्लस AC। यहाँ पर जब आप देखा होगा ज़्यादा दूरी 2 मीटर रखी गई थी, जबकि इनके बीच में किसी में 0.3 की स्लिट थी, किसी में 1 mm की स्लिट थी, और बीच में डिस्टेंस बहुत कम था। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू D, लगभग। अगर हम इसको लिखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये BC माइनस AC 2xd अपॉन 2d, यानी कि xd अपॉन d। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए था, क्यों नहीं आया अब तक? क्या क्वेश्चन मन में आना चाहिए था आपके समय? बोलो बेटा, इस समय इस स्टेज पे क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहिए, तुम लोगों ने क्यों नहीं पूछा? नहीं, लगभग तो है, क्योंकि अपन ने देखा कि बिंदु इतनी दूर तो होते नहीं है, तो बिल्कुल पास में है। ये तो ठीक है, ये तो ठीक हो गया कि BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू D। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि अगर BC इज इक्वल टू AC है, अगर यहाँ रख देंगे तो वैसे ही 0 हो जाएगा। हाँ, तो लगभग 0 हो जाएगा। अगर लगभग 0 हो जाए फिर इसको क्यों कर रहे हैं अपन यहाँ पे? ये क्वेश्चन आना चाहिए था ना आपके मन के अंदर। ये देखना चाहिए था कि जब मैं BC इज इक्वल टू यहाँ पे AC लिख रहा हूँ इक्वल टू D, आपको कहना चाहिए था यहाँ पे तो ये D इसके तो 0 हो गया। इसके अंदर मैंने आपको कल भी पूछा था कि आपने त्रुटियों वाला चैप्टर किया है नहीं किया है ना। तो त्रुटि वाले चैप्टर में एक चीज बड़ी सिंपल सी सीखी थी हम लोगों ने कि अगर 1 लाख है, 1 लाख है और उसका डिस्टेंस में फर्क है 1, अरे 10 लाख समझ लो, ठीक है। अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 1, यानी बहुत कम राशि आएगी, बहुत ही कम। माइनस करेंगे तो 1, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो 20 लाख। ठीक है, इसलिए अब समझे क्यों हुआ फर्क। इसलिए हमने जब BC प्लस AC लिया तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि BC प्लस AC तो दुगनी राशि हो गई, बहुत बड़ी राशि हो गई है। जबकि हमने दोनों को घटाया अगर, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली बराबर हैं, तो हमारे पास एक वैल्यू आई, यानी कि जो हमारा पथांतर आया वो कम है बहुत। पथांतर बड़ा होते ही तो फिर इस तरह की रोशनी दिखेगी, तो हमको वो फ्रिंजेस दिखेंगी नहीं, इसका मतलब पथांतर कम है। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमको ये पता चल गया कि पथांतर हमारा निकल गया कहीं भी किसी बच्चे को लग रहा हो ना टफ है तो मुझे बता देना इसको। ये बिल्कुल सिंपल मैथ्स है 10th क्लास की, उसको अभी तक तो कुछ अपने कॉम्प्लिकेशन नहीं यूज किया। हम लोगों ने निकाल लिया पथ अंतर, पथ अंतर कितना है, XD अपॉन D, जबकि x कोई भी दूरी है किसी भी पॉइंट की, है ना। x कोई भी दूरी है, अपन अभी पता नहीं कि x कौन सा ले रहे हैं, लेकिन एक x अपन ने मान लिया था, कोई सा भी पॉइंट ले लिया अपन ने। अब देखो यहां पर, अब अगर हम देखते हैं कि संपोषी व्यतिकरण हो, अगर संपोषी व्यतिकरण हो तो क्या होगा,
अगर समपोषी व्यतिकरण हो तो क्या होगा, पथ अंतर किसके बराबर होना चाहिए, एक्स डी बाई डी। कितना सिंपल है, एक्स डी बाई डी किसके बराबर होना चाहिए, जहां पर कि n इज इक्वल टू 0 1 है। सरल चीज है। अगर हमने उसको जब याद रखा तो हमें केवल यहाँ पे पथांतर निकाला है हमने, पथांतर भी क्या निकाला, इस लंबाई और इस लंबाई का डिफरेंस निकाल दिया। अब हमने देखा संपोषी व्यतिकरण कहाँ होगा, जहां पर कि ये होगा, यानी कि अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, x इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। x इज इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू, अगर 0 रख, n इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू, और n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने n इज इक्वल टू 0 रखा, यानी कि सबसे पहली बार जो संपोषी व्यतिकरण दिखेगा जबकि x इज इक्वल टू 0 होगा। हमको पहली बार संपोषी व्यतिकरण कब दिखेगा, जबकि x इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इस जगह x इज इक्वल टू 0 यहां पर है, इस पॉइंट पर, तो यहां पे हमको संपोषी दिखना चाहिए। ये बात समझ में आई। फिर पहली बार फिर n इज इक्वल टू 1 रखा, इसको, इसका मतलब हमेशा कहते हैं मध्य संपोषी, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 1 रखा तो x इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, यानी कि पहला, उसके बाद 0 के बाद जो पहला संपोषी व्यतिकरण दिखेगा वो कब दिखेगा, जबकि x इज इक्वल टू, ये देख लो जरा ध्यान से। तो इसका मतलब ये आपकी हुई ब्राइट फ्रिंज, क्या कहें ब्राइट फ्रिंज को, चमकीली, ठीक है। तो जो जहां जहां संपोषी व्यतिकरण हो रहा है वहां पर हमको चमकीली फ्रिंज दिखेगी। अब अगर हम कहें कि विनाशी व्यतिकरण, अब विनाशी देखिए, उसमें विनाशी में क्या होगा, अब ये आपकी इंटेलिजेंस का एग्जाम है। हमने कहा पथ अंतर है एक्स डी बाई डी। अब ये बताओ 2n प्लस 1 लेना चाहिए या 2n माइनस 1 लेना चाहिए, माइनस क्यों, क्योंकि 0 पे तो हमने निकाल ही लिया है यहाँ पे। अब हमको पहले नंबर का निकालनी है, दूसरी 0 पे तो निकाल लिया, अब 1 का निकालना चाहते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे लिया इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई, जबकि n क्या है, तो यहाँ पर x कितना आ गया, 2n माइनस 1 लैम्डा डी यानी इस बिंदु पर क्या दिखेगा, विनाशी, तो अंधेरा दिखेगा, डार्क मीन्स अंधेरा ही दिखेगा, तो यानी कि इस पर अंधेरा दिखेगा। अब अपन देखते हैं कि n इज इक्वल टू 1 लिखें तो, अब हमने n इज इक्वल टू 1 लिखा तो x कितना आएगा, 2n 1 तो 1 हो गया, और n इज इक्वल टू 2 लिखा तो मैं कोशिश करता हूँ नीचे नीचे लिखूं, लेकिन थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है बेटा, है ना। तो आपने यहाँ देखो आपकी क्या हो रहा है, लैम्डा डी बाई 2d, और यहाँ क्या था, लैम्डा डी बाई डी,
यानी कि इसकी आधी दूरी पर, यानी कि जो पहला ब्राइट दिख रहा था जीरो के बाद, उसकी आधी दूरी पर हमको काली रेखा दिख रही है। ये बात समझ में आई? क्या क्या कोई बच्चा बताओ मुझे, क्या समझ में आया? क्यों? अपन ने ये निकाला, ध्यान से सुन लो इसको। देखो, हम लोगों ने ये निकाला कि पहले n इजिकल टू 1 रखने पर, यानी कि पहला विनाशी व्यतिकरण कब होगा? पहला विनाशी व्यतिकरण कब होगा? जबकि x लैम्डा डी बाई 2d होगा, यानी कि इस दूरी के आधी दूरी पर। तुम देखा मैथमेटिकली कितना सरल चीज है ये। किसी बच्चे को तुम्हें बेटा समझ में आया? नहीं, ऐसे नहीं, यूं मत करो, मुझे बताओ हाँ या ना, यो या यो। अच्छा, कौन सा ऐसा बच्चा इसको समझ में नहीं आया? कि पूरा चैप्टर इसी पे निर्धारित है सारा। अब आप देख रहे होंगे जो हम लोगों ने शुरू में किया था ना वेव्स का, वही करते थे, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, वही यूज हो रहा है सारी जगह, पूरी जगह यही यूज होता रहेगा अगले 6 चैप्टर्स में। इसलिए आप इसको जितना हर स्टेप पे समझते रहो तो आपके बाकी 6 चैप्टर्स में बहुत आपको सरलता रहेगी। तो यहां अपन ने क्या किया, बस सिंपल ये देख रहे हैं। तो पहला डार्क रिंग यहां पर आया फ्रिंज, दूसरा डार्क फ्रिंज यहां आया, ठीक है, फिर यहां पर ब्राइट फ्रिंज आया पहला। अब ये कौन बच्चा बता सकता है कि कोई से 2 ब्राइट फ्रिंज, यानी कि पहला संपोषी यहां पे हुआ और दूसरा संपोषी यहां हुआ, ठीक है, 2 संपोषी यानी कि 2 ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में दूरी क्या होगी? कैसे निकाल रहे हो? हो गया ना कितना सरल? क्योंकि आपने इसको देखना, केवल कितना है डिस्टेंस 2 के बीच में, ठीक है ना। अपने को पता चल गया कि इसके और इसके बीच में है लैम्डा डी बाई डी की दूरी, इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ, ठीक है, इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ। यानी कि 2 ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में दूरी और 2 डार्क फ्रिंजेस, और डार्क फ्रिंजेस के बीच में दूरी क्या आएगी? सेम आएगी, ये इसी दूरी से बनते रहेंगे। इसलिए अब इसको हाँ, ये बच्चे ने छोटा क्वेश्चन पूछा, इस बच्चे से मैं बताऊंगा इसको। मन में कोई बिल्कुल अपने मन में डाउट कहीं मत रखा करो। अब जैसे यहां पर ये आया डार्क फ्रिंज, ये है ना, अब ये देखो जरा, हम ये कहना चाहते हैं कि 2 डार्क फ्रिंज के बीच में दूरी क्या होगी। तो एक तो मान लो ये nth तो ये थी, और n-1 की देख लो निकाल के, n-1 तो 2 के बीच की दूरी आ जाएगी। तो यहां पर xn-1 लिखो, क्या होगा? 2n-1 -1 लैम्डा डी अपॉन 2d। तो क्या होगा? 2n-2 -1 लैम्डा डी बाई, सही कर रहे हैं इसको? इसलिए मैं समझाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल ये याद रखना है। सुनो, यहां पे आप तो केवल यहां पे याद रखो, इसको देखो बस, कि कॉम्प्लिकेशन मत जाओ। आप 2n और माइनस करके देखोगे वो भी निकल जाएगा सही आंसर। लेकिन अपने को क्या ध्यान रखना है, सिंपल ये याद रखना है कि अपन ने देखा कि पहला विनाशी तो बना d/2 पर, है ना, लैम्डा d/2d पे बना, और पहला बना प्रकाश जहां पे कि ब्राइट था वो लैम्डा d/d पे बना। अपने को ये पता होना चाहिए कि 2, इसका निकालने का तरीका क्या है, 2 डार्क फ्रिंजेस के बीच में, जो डार्क फ्रिंजेस के बीच में दूरी होगी वो किसके बराबर होगी? वो किसके बराबर कहलाएगी? वो देगी, किसकी चौड़ाई देगी? यानी क्या देगी वो? चमकीली
चमकीली फ्रिंज की दूरी। ये बात समझ में आई? अपन देखो यहां देख लो आप कि एक ये डार्क फ्रिंज है पहली, और एक ये ब्राइट फ्रिंज और ये ब्राइट फ्रिंज। इन दोनों फ्रिंजेस के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है ना, तो वो निकल जाएगी डार्क फ्रिंज की। और दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी होगी, वो आपको काली फ्रिंज की दूरी निकाल देगी, काली फ्रिंज की चौड़ाई दे देगी। क्या इसको यूं लिख सकते हैं, दो चमकीली फ्रिंजेस के मध्य दूरी इज इक्वल टू डार्क, क्या है बेटा मुझे बताओ? इसलिए अपने को इसको कोई कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, सिंपल इतना याद रखना है कि ये लैम्डा डी बाई डी पे बनता है और ये लैम्डा डी बाई टू डी पे बनता है। ठीक है, तो अगर हम कहें यहां पे नीचे भी तो ये इसी पे बनेगा, सेम ये भी दूरी सेम होगी, यानी कि लैम्डा डी बाई टू डी। इसलिए पहली सेंट्रल फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो गई? लैम्डा डी बाई डी। इसको कहते हैं हमेशा फ्रिंज की विड्थ, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट फ्रिंज, उसकी विड्थ यही रहेगी। ठीक है, इसलिए वो n-1 n2 कोई चक्कर मत पड़ना, उसमें किताब में दे रखा कर करके, उसमें बच्चा कंफ्यूज होता रहता है कि इसको कैसे निकालें, कि इसको कैसे निकालें। अपने कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना है कि पहले को ऐसे निकाला था, दूसरे को ऐसे निकाला था। अब एक क्वेश्चन इस पे उठता है जिसके लिए कि अपने को करना ही पड़ेगा कि मान लीजिए अब ये कौन बच्चा बताएगा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में आया है बहुत बार, और उस तरह का एक नया क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है जो अपन करने जा रहे हैं, कि अगर एक जो तरंग आ रही है उसके बीच में हमने एक कांच की स्लिट लगा दी, पतली कांच की स्लिट, एक तरंग के बीच में हमने एक कांच की स्लिट लगा दी, अब क्या होगा? मैं पहले पूछूं, क्वेश्चन तो पूरा करने दो, कि अपने को निकालना है कि जो फ्रिंजेस हैं क्या उनकी चौड़ाई में फर्क होगा या उनके स्थान में परिवर्तन होगा। इन दोनों चीज़ों की पूछ रहा हूं केवल मैं, ज़्यादा इधर उधर मत सोचने की कोशिश करो कि उनकी पोजीशन में क्या जो फ्रिंजेस बनती हैं, जैसे फ्रिंज बन रही थी ना, हमने सरल तरीके से यहाँ देख ही रखा है अपने फ्रिंज कैसे बन रही थी। ये फ्रिंजेस बन रहे हैं, तो ये क्या इन फ्रिंजेस की चौड़ाई में फर्क आएगा या ये फ्रिंज जो सरक जाएंगी इधर उधर, क्या होगा? ये निकालना है अपने को। अपने को पता है कि फ्रिंज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि संपोषी व्यतिकरण में और विनाशी प्रतिकरण में पथ अंतर, यही महत्वपूर्ण होता है। अपने को निकालना है कि क्या इसके कारण पथ अंतर होगा, है ना। मैं आपको हिंट दे रहा हूं क्वेश्चन का। अपने को ये निकालना है कि क्या इस फिल्म के कारण यहाँ पर कांच की छोटी पतली स्लाइड लगा दी, क्या उसके कारण पथ का अंतर होगा। मैं आपको एक हिंट और दे देता हूं इसके लिए कि कोई भी अगर हमने चौड़ा देखें इसको करके एक बार, हम लोगों ने सीखा हुआ है कि ये आया यहां पर, इसकी वेलोसिटी इतनी रही और ये जब तक यहां पहुंचा तो यहां आया, और ये नया क्या है, ए बी क्या है ये, और जब ये अंदर जाता है तो, और इसके बाद दोनों समान गति से चलेंगे अंदर। इसका मतलब ये हो गया कि अंदर जो है गति कम हो गई है,
अपन जानते हैं ना, जो जब म्यू ज़्यादा होता है तो उसकी गति कम हो जाती है, इसलिए ये दूरी कम चल पाया था, जबकि इतनी दूरी ज़्यादा चल पाया था। ये कल किया था ना अपन ने प्रश्न, ये इसमें गति कम हो जाएगी। इसका मतलब जब वो अंदर चलेगी, इसके अब ये तरंगा अगर अंदर चलेगा, पहले यहां पहुंच जाएगा, फिर यहां से ये तेज हो जाएगा काफ़ी, और ये धीरे पहुंचेगा तो ये धीरे हो जाएगा। इसका मतलब यूँ चलने लग जाएगा, ठीक है ना। अब आप ये बताओ मेरे को कि अगर हमने ये वाली जो इतनी चौड़ी दिख रही थी, अब इसको यहाँ लगा दिया हमने पतली बना के, बहुत पतली बना के, तो इसके कारण क्या पथ के अंदर फर्क पड़ेगा? पथांतर में पड़ेगा ना, क्योंकि इसके अंदर जब तरंग जाएगी तो उसकी गति कम हो जाएगी, और गति कम होने का मतलब ये होगा कि जो बाहर जो तरंग जा रही थी वो तेज चल के भागेगी, अगर वहाँ पे नहीं होती। अगर मान लीजिए यहाँ ये नहीं हो रहा, जो जिस गति से तरंग जा रही है उस गति में ये फर्क डाल दिया इसने, धीरे कर दिया ना, क्योंकि इसके अंदर जब होके गुजर रही है तो उसके अंदर गति उसकी कम हो रही है। अपने को मेनली पहले निकालना पड़ेगा ना इसके अंदर तरंग की गति कितनी हुई, मतलब इस स्लाइड के अंदर तरंग की कितनी गति हुई, जब भी तो पता चलेगा कि वो तरंग आगे कितनी गति चल रहा है। पहले तरंग की गति तो निकालो इसके अंदर। फिल्म में जो हमारे पास स्लाइड है उसके अंदर तरंग की गति क्या होगी? क्या होनी चाहिए? तरंग की गति, गति 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 कहाँ की बात कर रहे हो? पहले उसको पहले म्यू से संबंध स्थापित करना है। हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल, काफ़ी करीब हो। इसको μ21 को म्यू भी लिख लो यहाँ पे, जिससे आपको इजी रहे लिखने में। अब मैंने आपको इतनी सारी हिंट दे दिया। आपको पता है ना म्यू क्या होता है? तो वेलोसिटी क्या होगी? एक में बेटा, अगर ये इसकी वेलोसिटी हुई तो अब बताओ कितना समय लगेगा? समय कितना होगा ये तो पता है आपको। वेलोसिटी समय क्या होता है अपन जानते हैं ना, गति होती है दूरी अपन समय, तो समय क्या होगा? दूरी अपन गति। दूरी क्या है यहाँ पे? टी, और गति क्या है? c अपॉन म्यू। तो क्या लिख सकते हैं इसको? म्यू टी। कोई दिक्कत बताओ बच्चे, कोई किसी बच्चे को इस बात की कहीं? अब हम तो कह रहे हैं तो कांच अगर हो गया तो ये स्थिति होगी, और मान लो कांच नहीं होता तब क्या होता? अगर कांच नहीं होता तो इतने ही समय में t1 समय में अगर कांच नहीं होता, यहाँ पे कांच की स्लाइड नहीं होती, उतने ही समय में कितनी दूरी पार करती है? जैसे मैंने निकाला ना यहाँ पर दूरी, अपन दूरी निकालेंगे तो फिर अपने अंतर निकल जाएगा, दोनों का अंतर। अपन ने क्या कर रहे हैं कि कांच की जब स्लाइड लगी हुई है, जब कांच की स्लाइड लगी हुई है तो उसके अंदर क्या उसकी गति रही है अपन ने निकाल दिया, और ये समय निकाल दिया। अब इस समय में अगर कांच नहीं होता तो इतने ही समय में वो तरंग कितनी दूरी पार करती? इसी समय में कितनी पार करती हो? इसी समय में तरंग यदि स्लाइड नहीं होती तो कितनी दूरी पार करती? बेटा ये कम से कम 25 बार क्वेश्चन आया आज तक।
हाँ, यानी कि एक आध बार नहीं आया है, केवल एक आध बार नहीं आया है। समय यह तरंग यदि स्लाइड नहीं होती तो कितनी दूरी चलती? सी t1 समय में अगर स्लाइड नहीं होती तो केवल सी की गति से चलती, तो कितनी होती? सी t1, और t1 की जगह क्या निकाला है हम लोगों ने? t1 की वैल्यू क्या निकाली है? अपॉन सी। ठीक है, तो अपने ये सिद्धांत अपने को याद रखना, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो आपको बताने के लिए कि ऐसा क्यों आता है, लेकिन हमें सिद्धांत क्या रखना है कि यदि किसी भी प्रकार की कोई फिल्म या स्लाइड या कोई माध्यम आ जाता है, अगर कोई माध्यम आ जाता है तो उसके अंदर तो दूरी जो हो जाती है वो एक्चुअल दूरी की म्यू टी हो जाती है। यानी कि अगर यहां पर टी थिकनेस है, अगर यहां पर टी थिकनेस है तो इसके अंदर उतनी दूरी में कितना पार करेगी? म्यू टी। ये ध्यान रखना है। अगर यहां पर स्लाइड नहीं होती तो वो दूरी कितनी पार करती? टी। अब जब हमने यहां पे ये लगा दिया तो पार करेगी ये म्यू टी। ये कितने भी इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है वो यूं कह दे कि एक बहुत बड़ी हमने ये लगा दी जिसका कि म्यू है और जिसके अंदर ये दूरी एक्स है, तो अपने एकदम पता रहना चाहिए कि इसके अंदर क्या होगा? म्यू एक्स। ये सिद्धांत बिल्कुल कंठस्थ कर लो और अपनी कॉपी में लिख लेना इसको ब्रैकेट में करके, कि अगर कोई भी लंबाई जो निर्वात में होती है या हवा में होती है उसको अगर हम किसी फिल्म में लेंगे तो उसको म्यू से गुणा कर देंगे। उसकी यानी कि किसी भी फिल्म की अथवा किसी भी प्लेट की जो चौड़ाई है उससे अगर हम म्यू को गुणा कर दें तो वो क्या निकलेगा? वो दूरी निकलेगी जो कि इक्विवेलेंट होगी बिना स्लाइड के। यानी जो बिना स्लाइड के दूरी है, अगर हम उसको स्लाइड की दूरी के अंदर निकालते हैं तो म्यू इंटू वो वाली जितनी भी दूरी है उसको गुणा कर देंगे। यानी कि अगर x है तो हमारे अगर कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके का आता है तो अगर x दे रखा है तो फटाक से अपने को लिख देना चाहिए कि इसके अंदर क्या होगा? म्यू एक्स। टी है, जो भी है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए उसके अंदर हमेशा म्यू एक्स रखना चाहिए, म्यू टी म्यू एक्स जो भी है। तो ये चीज़ अगर हमको पता चल जाती है तो ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको केवल एग्जाम में ये याद रहना चाहिए। तो उसने कितनी दूरी चली अतिरिक्त? अतिरिक्त दूरी कितनी हुई? ये बताया ना आप लोगों ने, म्यू इसका मतलब पथ कम चल रहा है अब, क्योंकि स्पीड धीरे हो गई, स्लाइड के अंदर धीरे है, इसका मतलब उसके अंदर धीरे चल रही है अभी, तो एक एडिशनल पथ अंतर आ गया। अगर यहां पर ये फिल्म नहीं होती तो ये चला जाते सीधे। अब चूंकि यहां पर एक फिल्म लगा दी तो उसके कारण पथ अंतर हो गया। पथ अंतर होगा ना, क्योंकि उसकी स्पीड धीरे हो जाएगी इतनी दूरी के लिए, इतनी दूरी के लिए धीरे हो जाएगी, वापस की ठीक हो जाएगी। लेकिन जो धीरे हुई है, जितनी दूरी के लिए वो धीरे हुई है, उसके कारण एक पथ अंतर आएगा। अब बताओ वो पथ अंतर क्या होगा? अब मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया कि ये तो ये हो गया, तो अब अपने निकालना है कि पथ अंतर कितना, चेंज कितना होगा पथ अंतर। बताओ बेटा, कोई बच्चा बता सकता है पथ अंतर क्या होगा? केवल इस, हाँ किसने बोला, क्या बोलने की कोशिश की? डेल्टा। डेल्टा कैसे आया? अभी तो अपने ये देखना है कि अतिरिक्त दूरी, यानी कि इतनी दूरी उसको अतिरिक्त चलनी पड़ेगी। कुल टी अगर दूरी होती है, अगर मान लो अगर ये स्लाइड नहीं होती तो इसको चलना पड़ता टी, लेकिन स्लाइड लगा दी, इसको ज्यादा चलना पड़ रहा है म्यू टी, तो कितना हुआ डिफरेंस? कितना हुआ? म्यू टी माइनस टी।
अगर मान लीजिए यहाँ पर स्लाइड नहीं होती तो उसी गति से चल जाती जिस पे अपन निकाला था कि उसको t उसकी दूरी है, यानी कि इस दूरी में वही पथ रहता। लेकिन जैसे ही हमने एक स्लाइड लगा दी यहाँ पर जिसका कि अपवर्तनांक म्यू है, तो उसके कारण म्यू टी दूरी होगी, यानी कि एडिशनल उसके अंदर अतिरिक्त पथ अंतर, जिसे कहते हैं अतिरिक्त पथ अंतर जुड़ गया उसके अंदर। अब ये भी चीज हमेशा आप याद रख सकते हो कि यदि, ये भी लिख लो आप, यदि टी चौड़ाई की कांच की प्लेट अथवा फिल्म किसी एक तरंग के मध्य रख दी जाती है तो उसके कारण म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू टी अतिरिक्त पथ अंतर बन जाता है, रख दी जाती है तो उसके कारण अतिरिक्त पथ अंतर बन जाता है। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपने पाया, ये भी याद रखना क्योंकि डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में इन सब चीज़ों की। आपने पता रहना चाहिए कि म्यू माइनस 1 इंटू टी, बस ये पथांतर, अतिरिक्त पथांतर ऐसी किसी भी कंडीशन में मोटी हो, अगर मान लीजिए कोई स्लाइड या कोई मोटा ब्लॉक दे रखा हो या कोई पतली फिल्म दे रखी हो या साबुन की फिल्म दे रखी हो बहुत ही बारीक, उन सब में यही फॉर्मूला लगेगा। तो अपने को याद रखना चाहिए, उसको तो सिद्धांत के रूप में समझाया आपको कि किस प्रकार उसकी चौड़ाई और उसके फर्क पड़ता है, लेकिन हमको ये पता रहना चाहिए कि अतिरिक्त पथ अंतर म्यू माइनस 1 इंटू टी हो जाता है। ठीक है, अब ये बता दो कि अपने को फ्रिंज की स्थिति में अपन ने क्या निकाला था, x इजिकल टू क्या निकाला था, x इजिकल टू अगर हम लोगों ने x इजिकल टू लैम्डा डी बाई डी निकाला था, और हमने ये भी हमको पता था कि सबसे पहले x इजिकल टू क्या निकाल रहे थे, पथ अंतर इंटू डी बाई डी, पथ अंतर ये तो निकाला था, यानी कि डी बाई डी इंटू पथ अंतर। अब बताओ x इजिकल टू क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा। x अगर ये x है तो अगर मान लीजिए नई फ्रिंज x डैश पे बन रही है तो क्या होगा, ये करके आना कल, इसका सॉल्यूशन किताब में नहीं मिलेगा। नहीं तो क्या अंतर होगा, क्या आप सोचते हो कि उसके अंदर फ्रिंज की चौड़ाई में परिवर्तन आएगा या x में परिवर्तन आएगा, हाँ सोच के बताओ कि x में अंतर आना चाहिए फ्रिंज की चौड़ाई में। फ्रिंज की चौड़ाई तो ये होती है, तो इसमें क्या यहाँ तो कुछ परिवर्तन हो ही नहीं रहा, फ्रिंज की चौड़ाई तो ये है ना, इसकी फ्रिंज की चौड़ाई में x के कारण कोई फर्क नहीं आ रहा है। फ्रिंज की चौड़ाई क्या फार्मूला देखो पहले, ये बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ना तो हमने तरंग का लैम्डा चेंज किया है क्योंकि तरंग की आवृत्ति वही रही, ना हमने डिस्टेंस दोनों के बीच का चेंज किया। बेटा इस बात को सुन लो, इसका कारण जो है वो सुन लो अच्छी तरीके से, क्योंकि ये कारण अगर नहीं सुनोगे आप तो ये आपको जो आज करके नहीं ला सकते कल क्वेश्चन। अगर इस केस में फ्रिंज की विड्थ चेंज होती, मान लो चौड़ाई चेंज होती, तो इनमें से ऐसी कोई चीज चेंज हो जानी चाहिए थी। हमने देखा कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। हमने जो प्रकाश लिया है उसकी तरंग दैर्ध्य को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी आवृत्ति सेम है, इसका मतलब लैम्डा तो सेम रहा, डी उन दोनों पर्दे और उसके बीच की दूरी है, ये भी चेंज नहीं हुआ, डी दोनों स्लिट्स जो हैं उनके बीच की दूरी है, वो भी चेंज नहीं हुई।
इसका मतलब इसकी किसी भी हालत में फ्रिंज की चौड़ाई चेंज नहीं होगी। अब क्या चेंज होगा, एक्स मतलब कि किस जगह संपोषी व्यतिकरण होगा और किस जगह विनाशी प्रतिकरण, केवल इसमें परिवर्तन हो सकता है। अब मैं आपको कल के लिए हिंट दे देता हूं जो आप आंसर निकाल के लाओगे। हिंट ये है कि जिस भी तरफ फिल्म लगेगी, जिस भी तरफ ये फिल्म लगाई जाएगी बीम के इधर या इधर, उसी तरफ पूरा का पूरा फ्रिंज का जो डायग्राम है सरक जाएगा। ये हिंट दे रहा हूं आपको कि अगर मान लीजिए फ्रिंज आपकी यूं बनी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी यूं सरक जाएगी डेल्टा एक्स से, यानी ये यहां पे वाली जो फ्रिंज थी ये डेल्टा एक्स दूरी पे सरक जाएगी। यहां दूसरी बनेगी, इस जगह से बननी शुरू होगी ये आपको हिंट दिया है कल के लिए। और अगर ये वाली स्लाइड अगर हम लगाते हैं इसके अंदर, तो ये इधर सरक जाएगी। अब ये अर्थ ये निकाल के लाना है आपको, ये कैसे होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूं, वो भी लिख लो जल्दी से। एक क्वेश्चन लिख लो, देखो ये क्वेश्चन करोगे ना, ये 2-3 इसके 7-8 क्वेश्चन करेंगे अपन, जिससे कि अपने को बिल्कुल क्लियर हो जाइए। 7-8 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि इसको मेहनत करनी पड़ेगी इसको समझने में। लिखो एक क्वेश्चन, यंग के प्रयोग में डी दूरी पर रखे हुए, डी बड़ा वाला डी दूरी पर रखे हुए पर्दे पर फ्रिंज बनाई जाती हैं। ठीक है, यदि पर्दे को 5 × 10⁻⁻² मीटर स्लिट की दिशा में सरकाया जाता है। ये है ना स्लिट्स, ये दोनों, ये एक स्लिट ये थी, एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है। इन दोनों स्लिट की तरफ इसको 5 × 10⁻² मीटर सरकाया जाता है। यानी कि हम इसको सरका के यहां पर ले आए, ठीक है, इसको हम सरका कर यहां पर ले आए। तो फ्रिंजों की चौड़ाई में, यानी कि बीटा में, तो फ्रिंजों की चौड़ाई में 3 × 10⁻⁵ मीटर का परिवर्तन होता है। यदि स्मॉल डी 10⁻³ मीटर है, तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होगा। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन है 3 लाइन में। आंसर बता देता हूं, इसको कौन बच्चा इसको सही सच बताना है कितना है। मैं कुछ अभी आंसर जो बता रहा हूं उसके 3 बता रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं ना 3, उसमें हो सकता है कि चौथा उसका ऑप्शन ये होगी, इनमें से कोई नहीं। हाँ, पहला है 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, जानते हो आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, 10⁻⁻, यस, 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, then 60 Armstrong, next 400 Armstrong, fifth 6000 Armstrong,
हाँ, मैं अभी एक और दूंगा, पांचवा भी दूंगा, और पांचवा इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। फोर्थ है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसको करने में मेरे हिसाब से इसको करने में आपको लगना चाहिए 1 या 1.5 मिनट। घर पे अगर 10 मिनट लगा के भी करते हो, इसका आंसर निकाल के आना। ठीक है, इसमें ये बस 3 तरह के क्वेश्चन ही आएंगे, एक बीच में स्लिट लग गई, एक इसमें ये सरक गया, और एक पूरे के पूरे उपकरण को तेल में डुबो दिया।